प्यारे बच्चों नमस्कार। जिस तरह से हम हमारी पहली पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य विषय के अंदर हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास उनको पढ़ रहे थे, इसी क्रम में हम लोगों ने जो आदिकाल और आदिकाल अपने आप में वीरगाथा काल और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, क्योंकि उन्होंने इसकी जो परिभाषा दी उसको सभी वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से मान लिया। और उसके बाद उनकी परिस्थितियों का पढ़ रहे थे हम लोग। तो परिस्थितियों के अंदर हम लोगों ने जो 5-6 प्रकार की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को पढ़ा कि आदिकाल के अंदर कैसी परिस्थितियां रही उस समय का, जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाएं तो उन परिस्थितियों में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, उसके साथ साथ साहित्यिक परिस्थितियां। तो इन परिस्थितियों के दौरान उस हमने देखा कि उस समय के जो रचनाकार थे और उस समय का जो तत्कालीन समाज था या तत्कालीन जो स्थिति थी वो कैसी थी, तो उसमें इन साहित्यकारों ने हमें उनसे अवगत करवाया और उन परिस्थितियों को हम लोगों ने पढ़ा और उनको जाना। अब इसी क्रम को लेकर के कि आगे जो आती हैं परिस्थितियों से पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद प्रवृत्तियां, तो प्रवृत्तियों को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आदिकाल था उस आदिकाल के अंदर ये परिस्थितियां तो थी, लेकिन इन परिस्थितियों को लेकर के कुछ समस्याएं भी थी। अब देखा जाए तो कोई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो सोच है वो सकारात्मक नहीं होती, नकारात्मक भी भाव उसमें देखने को मिलता है। और हर समय जो व्यक्ति की जो स्थिति है, मन स्थिति है, वो एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या फिर कह सकते हैं कि साहित्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ जो अलग अलग विद्वान हुए, हालांकि हम लोगों ने उनके बारे में पहले भी चर्चा की है, तो ये जो विद्वान थे वो इस आदिकाल को लेकर के कह सकते हैं कि सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है ये अपने आप में साहित्य की दृष्टि से देखें। जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया कि जिस तरह से हमारा जो हिंदी साहित्य है, और जब हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था कह सकते हैं हम लोग, तो ये अपने आप में एक तरह से युद्धों प्रसंगों का युद्ध था एक तरह से, ठीक है। युद्धों और प्रसंगों का जो कह सकते हैं कि समय मान सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, क्योंकि भारी आक्रामकता आ रहे थे। हिंदू जो शासक हैं और उनका एक तरह से पतन सा हो रहा था, ठीक है। कुछ तो कह सकते हैं कि अपनी कमियां हैं वो उन लोगों को खल रही थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो बाहरी आक्रामकता को आने के लिए जो मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, और कहने का मतलब कह सकते हैं कि एक हिंदी में कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। तो ये इस तरह से उन लोगों ने क्या है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि ये जो बाहर से आए हुए आक्रामकता थे ये अपने आप में साधन संपन्न थे, ठीक है, हर क्षेत्र में। और उसके साथ साथ उनको अपना नया नया साम्राज्य स्थापित करना था, और यहाँ वाले जो थे वो अपने ही ईर्ष्या द्वेष भावना के चलते और उन लोगों ने अपने कह सकते हैं कि शासन का, अपने साम्राज्य का पतन करवा लिया, ठीक है। जिस तरह से हम लोग थोड़ा जिक्र करते हैं, कुछ एक हिंदू सामंत शासक ऐसे रहे जिन्होंने आजीवन उनसे लोहा लिया, हमारे शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज, ठीक, इस तरह से बुंदेला नरेश, कह सकते हैं कि हमीर देव जी। तो ऐसे अनेकों हैं जिनका हम लोग बखान कर सकते हैं, किंतु कुछ एक ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं कि जिन्होंने उन लोगों को पनाह दी, ठीक है। तो वो एक अलग विषय, किंतु यहाँ थोड़ा सा बताना जरूरी हो जाता है। अब हमारा जो बिंदु है वो हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल की जो प्रवृत्तियां, तो प्रवृत्तियों को पढ़ें, तो प्रवृत्तियों को पढ़ने से पहले इनकी जो आदिकाल की समस्याएं हैं उन समस्याओं में एक तो समय निर्धारण, समय सीमा जो है, समय सीमा को लेकर के और एक तरह का जो विवादास्पद है बिंदु है वो बना रहा। उसके बाद उसमें देखने को मिला कि उसमें हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन रहे, ठीक है। फिर उसके नामकरण को लेकर के जो समस्या है वो सामने आई, तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है कि इनकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे, और विशेषकर जो आदिकालीन साहित्य है उस आदिकालीन साहित्य के अंदर जो
अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं तो दी, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उसमें कितना योगदान रहा, ठीक है। और योगदान रहने के साथ साथ उन्होंने उसकी जो समय सीमा रखी उसको तर्क संगत प्रस्तुत करते हुए, किसी भी चीज को अगर आप तथ्यों के साथ तर्क के साथ अगर आप उसको प्रस्तुत करते हैं तो जो आम जनता है या कह सकते हैं कि उस समय के साहित्यकार हैं या जो बुद्धिजीव है उसको सर्वसम्मति से मान भी लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग भी इस चीज के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो उनकी खातिर बताया जाता है कि सबसे पहले जो इतिहासकार, और इतिहासकार उसके साथ साथ उसका आरंभिक काल और उसकी अंतिम सीमा, ठीक है, उसको एक सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक फ्रेंच विद्वान जिसमें जिनका नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है, और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इस आदिकाल को चारण काल के नाम से संबोधित किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चारण जाति के भाट हुआ करते थे। चारण जाति के ये जो लोग थे वो ही क्या है कि अपना लेखा जोखा का जो कार्य है वो संभाले हुए थे, ठीक है। और कुछ भी किसी भी प्रकार की जो रचना रही हो उन रचनाओं में उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण हुआ करता था। इनके खातिर बताया जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसकी जो समय अवधि है वो रखी है 700 विक्रम संवत से लेकर के 1457 तक का जो समय है वो इन्होंने रखा, और चारण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के अंदर है, आप लोग भ्रमित ना हो, और एक ही काल को लेकर के और एक काल को लेकर के जो अनेक जो नाम है, ठीक है, इसका अनेक नामकरण कह सकते हैं। और नामकरण के साथ साथ
अपने अपने नाम वीर गाथा काल की चाहिए कि जिसमें हमारी जो पीछे की शताब्दियां हैं उन शताब्दियों की जो धार्मिक स्थिति, ठीक है, दार्शनिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं उस भाषा में और जो हमारी परंपराएं हैं वो इस चीज में अवतरित रही हैं, वो हमें पढ़ने को मिलती हैं। इसी क्रम में अब दोबारा वही नामकरण को लेकर के, तो यहाँ देखें तो ये जो हमीरदेव के समय से कुछ पीछे तक का माना, उसके बाद वो कहते हैं कि इस दीर्घ परंपरा के बीच, दीर्घ परंपरा अर्थात इस बड़ी
जो परंपरा चली आ रही थी, इस परंपरा के बीच से प्रथम 150 वर्षों के भीतर, शुरुआती जो 150 साल हैं, ये जो समय है, वैसे देखा जाए अगर आज हम लोग आकलन करते हैं तो वैसे देखें तो 1050 से लेकर के और 1375 तक का 350 साल हो गए, 3.25, ठीक है। और आज देखें तो कहने का मतलब 1050 से लेकर के और 2081-82, ठीक है। तो ये 1000 वर्षों के आसपास का समय चला जाता है, 1031 के आसपास का। तो कहते हैं कि शुरू के जो 150 साल हैं, प्रथम जो 150 वर्ष हैं, उनके भीतर वो उनके भीतर तो रचनाओं की किसी विशेष प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति को हम लोग पढ़ेंगे ना, इसी का भाव है ये, विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता था कि उस समय क्या चल रहा था। हालांकि रीतिकाल के आते आते आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि धर्म, नीति और श्रृंगार को लेकर त्रिवेणी का एक संगम था। उसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ इन प्रवृत्तियों के बारे में निश्चित नहीं था। पहले देखा जाए तो अपनी जो सामाजिक स्थिति थी उसमें राजा है, धर्म है और प्रजा है, ठीक है। और राजा का धर्म क्या है, प्रजा के प्रति कितना ईमानदार है, और प्रजा वो अपने राजा के प्रति कितने की सजग है। तो इसको लेकर के ऐसा देखें तो इसमें देखने को मिलता है कि धर्म, नीति और श्रृंगार, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब वीर रस के साथ थी। और इन सब प्रकार की रचनाएं हमें किसमें पढ़ने को मिलती थी, दोहों के रूप में पढ़ने को मिलती थी। जिस तरह से आदिकालीन रचनाएं ना अपने ढोला मारू राधुआ, बिसल देव रासो, ठीक है, प्रमाण रासो, खुमान रासो, ठीक है। तो इन सब के अंदर ये जो रचनाएं वो दोहा छंद के अंदर हमें पढ़ने को मिलती थी। दोहा छंद अपने आप में जिनमें 13 और 11 मात्राएं और उनका अपना एक, जिस तरह से पंक्तियों के हिसाब से देखें तो मात्रिक और मात्रिकी छंद है, ठीक है, वर्णिक न कह करके मात्रिकी छंद है और मुक्तक भाव से की हुई रचना है। तो इसमें वो कहते हैं कि शुद्ध जो साहित्य था उस साहित्य के अंदर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, कहने का मतलब जो बाहरी आक्रामकता जब इसमें प्रवेश करते हैं, तब से हमें हिंदी साहित्य की ये प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बनते हुए पाते हैं। और कारण क्या था, उसके पीछे कारण ये था कि पहले तो क्या कि हम स्वतंत्र भाव से रचना किया करते थे, किंतु जब से मुसलमानों ने चढ़ाइयाँ की, अर्थात उनका जो कह सकते हैं एक तरह से साम्राज्य स्थापित हो गया, तो यहाँ क्या होता है कि ये जो प्रवृत्ति है उसमें विशेष करके उससे बंधती चली जाती हैं, क्योंकि अधिकांश राजा उस समय क्या थे कि एक तरह से राज्य आश्रित थे, अपने राजाओं के आश्रितताओं, राजाओं की पराक्रम पूर्ण एवं गाथाओं का वर्णन करते थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि यही प्रबंध परंपरागत रासों के नाम से पाई जाती हैं, जिसे